तो पर डे फ्यूल पे सेव करेगा 200 रुपये, महीने में 6,000 और साल में 72,000 रुपये। तो उसके साथ तो आप 5 साल में 3,60,000 रुपये तो आप सिर्फ फ्यूल के बचा लोगे। और तो टोटल जो मेंटेनेंस पे खर्चा आया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्राइव क्राफ्ट। स्वागत है सबका ड्राइव क्राफ्ट में। मैं हूं रिपेश और आज हमारे पास है वैगन आर CNG। और इस वीडियो में इस गाड़ी की ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। गाड़ी को लिए लगभग 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और गाड़ी ने लगभग 11,500 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं। तो मुझे लगा ये एक बहुत परफेक्ट टाइम है आप सबको इस गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस बताने का। और इस गाड़ी का एक डिटेल्ड रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे है, जिसका लिंक मैं आई बटन में शेयर कर दूंगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो को आपने काफ़ी पसंद किया, उस पर लगभग 1,80,000 व्यूज़ हैं। और उसी वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे लोगों के इस गाड़ी को के रिगार्डिंग, काफ़ी डाउट्स थे और क्वेश्चंस थे। तो इस वीडियो में उन क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे और कोशिश करूंगा कि मैं सारे क्वेश्चंस और डाउट्स क्लियर कर दूं और इस एक वीडियो में आपको इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और अगर आप कंफ्यूज हो तो आप अपना माइंड मेकअप कर पाएँ। इस वीडियो में बेसिकली हम गाड़ी की फ़ीचर्स वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कि उन फीचर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कितना ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है एक पेट्रोल गाड़ी में और एक CNG गाड़ी में। और जब लास्ट में मैं आपसे नंबर्स शेयर करूंगा तो बिलीव मी यू विल बी शॉक्ड, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। और वीडियो को लास्ट तक देखें, कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलेंगी। माइलेज वगैरह के बारे में बात करेंगे, रनिंग कॉस्ट के बारे में बात करेंगे और टोटल इस एक 9 महीने या 10 महीने में कंप्लीट जो मेरा खर्चा हुआ है इस गाड़ी के ऊपर, चाहे वो फिर फ्यूल हुआ, CNG हुआ, सर्विसिंग हुआ, सब कुछ के बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। बाकी अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियोस की। और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इस गाड़ी के ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में। आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और पहले मैं आपको गाड़ी की मीटर रीडिंग चेक करा देता हूँ। तो 11,454 किलोमीटर से ये गाड़ी चल चुकी है। और इस वीडियो को हम डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, जैसे कि परफॉर्मेंस, राइड एंड हैंडलिंग, कंफर्ट, फीचर्स, माइलेज, रनिंग कॉस्ट और लास्ट में शेयर करेंगे आपसे प्रोज एंड कॉन्स। और उन सेगमेंट के हिसाब से आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, आप स्पेसिफिकली उस पार्ट पे जंप कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि आप कंप्लीट वीडियो देखो ताकि आपको एक डिटेल्ड आइडिया लग पाए कि आप क्या इस गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हो और अगर आपकी ऑलरेडी कोई एक्सपेक्टेशन है तो क्या ये गाड़ी वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल करती है या नहीं करती है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की गाड़ी की परफॉर्मेंस से। तो परफॉर्मेंस को लेके हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि जो हमारा माइंडसेट था गाड़ी को लेते वक्त या फिर जो हमारी प्रायोरिटी थी गाड़ी को लेते वक्त, एक्चुअली ये गाड़ी मेरे फादर को यूज़ करते हैं और उनका जो माइंडसेट था या फिर उनकी जो प्रायोरिटी थी वो उनको एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो उनको पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके जाए चीपेस्ट रनिंग कॉस्ट में, मतलब कम से कम उनका कम्यूटिंग में खर्चा हो। और इस माइंडसेट के साथ से वो गाड़ी लेना चाहते थे और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक अच्छा ऑप्शन बैठ रहा था, कंफर्टेबल थी और सब कुछ सही था। और परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं उनके लिस्ट में बहुत ही नीचे थी, मतलब शायद टॉप 3 में भी, प्रायोरिटी में भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती थी। तो उस माइंडसेट के साथ हमें इस गाड़ी की परफॉर्मेंस से कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी एडिकेट परफॉर्मेंस है। ये गाड़ी में आपको SCNG इंजन मिलता है मारुति का, जो 998 सीसी का है, 3 सिलेंडर्स प्रोड्यूस करता है, 68 bhp पेट्रोल पे और 58 bhp CNG पे। तो अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो, सिंगल ट्रैवल कर रहे हो या फिर 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ पे तो आपको फील भी बहुत कम होता है सिटी लिमिट्स के अंदर की गाड़ी CNG पे चल रही है और कोई खास दिक्कत महसूस नहीं होती है। गाड़ी बड़े आराम से चलती है, ठीक ठाक रिस्पॉन्स देती है। दिक्कत या फिर जो परफॉर्मेंस में कमी है वो तब फील होती है जब आप CNG पे चल रहे हो और आपकी गाड़ी में 4 या 5 लोग बैठे हुए हैं, गाड़ी में AC चल रहा है, तो वहाँ पे आपको ज़रूर परफॉर्मेंस में एक डलनेस फील होती है और गाड़ी उतनी रिस्पॉन्सिव नहीं रह जाती है, बॉग डाउन करती है और दबती है ज़्यादा। तो उस केस में एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास कि हम गाड़ी को पेट्रोल से CNG और CNG से पेट्रोल एक बटन के क्लिक पे कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपको एडिशनल पावर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप गाड़ी को पेट्रोल में डाल के जो इसका मैक्सिमम पावर आउटपुट है वो उसका फ़ायदा उठा सकते हो। 68 bhp पे गाड़ी को चला सकते हो जब गाड़ी का इंजन 68 bhp प्रोड्यूस करता है पेट्रोल पे, तो वहाँ पे वो इशू भी सॉल्व हो जाता है। बट जब तक आपका रिक्वायरमेंट फ्यूल एफिशिएंसी है, परफॉर्मेंस नहीं है उतना ज़्यादा, और आप 1 या 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़रूरत भी पड़ेगी कभी गाड़ी को पेट्रोल से CNG से पेट्रोल में डालने की।
और जैसा कि इस गाड़ी का यूज़ है, ये गाड़ी मेजरली मेरे फादर अकेले यूज़ करते हैं या फिर कोई एक सिंगल आदमी बैठा होता है। बहुत ही रेयरली इस गाड़ी को हम लोग फुल्ली लोड करते हैं। उस तरह के पर्पज़ के लिए हमारे घर में एक सेकेंडरी कार भी है। ये गाड़ी बेसिकली शहर में चलने के लिए या फिर आसपास के इलाकों में जाने के लिए, मेरे फादर का डेली रनिंग 50-60 किलोमीटर्स के आसपास का है। तो उस चीज़ को अगर ध्यान में रखें तो उनके लिए ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है और वो काफ़ी सेटिस्फाइड है इस गाड़ी की परफॉर्मेंस से। और एक्चुअली जो ऐसे लोग होते हैं ना जो 50-60 किलोमीटर पर डे ट्रैवल करते हैं, कम्यूट करते हैं और पर डे गाड़ी यूज़ करते हैं, उनको ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है गाड़ी के सॉरी फ्यूल के ज़्यादा प्राइसेस से। मतलब जो लोग गाड़ी को महीने में 1-2 बार निकाल रहे हैं और 100-200 किलोमीटर जिनकी गाड़ी चल रही है, 500-600 किलोमीटर गाड़ी महीने में चल रही है, उनको उतना पता नहीं चलता है ये बड़े फ्यूल प्राइसेस का। पर जो ये डेली कम्यूटर्स होते हैं, जो डेली गाड़ी यूज़ करते हैं, 50-60-100 किलोमीटर गाड़ी रोज़ चलाते हैं, उनको ज़्यादा फ़ील होता है, उनको ज़्यादा रनिंग कॉस्ट की चिंता होती है। तो ऐसे लोगों के लिए इसमें एडिकेट परफॉर्मेंस है। और कहीं न कहीं जब आप एक सीएनजी गाड़ी लेने जा रहे होते हो तो वहाँ पे आपका एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि अगर आप माइलेज के पीछे जा रहे हो, चीप रनिंग कॉस्ट के पीछे जा रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपके दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकते। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एडिकेट परफॉर्मेंस है, ठीक-ठाक परफॉर्मेंस है। जहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ी डल होती है वो सीएनजी में जब गाड़ी फुल्ली लोडेड होती है या फिर आप हाईवे पे चल रहे हो, गाड़ी फुल्ली लोडेड है और आपको ओवरटेक करना है, आपको इंस्टेंट बर्स्ट ऑफ पावर चाहिए, वहाँ पे ज़रूर फील होता है कि हाँ ये गाड़ी सीएनजी पे है या फिर पावर कम प्रोड्यूस कर रही है। तो बेस्ट सूटेड ये गाड़ी सिटी लिमिट्स में है और आसपास अगर आपको 40-50 किलोमीटर जाना है वहाँ के लिए बेस्ट सूटेड ये गाड़ी है और डेली कम्यूटर्स के लिए गाड़ी काफ़ी अच्छी है और उनके लिए एडिकेट परफॉर्मेंस है। तो दूसरी चीज़, दूसरा जो सेगमेंट है इस वीडियो का वो हो गया आपका गाड़ी का राइड एंड हैंडलिंग और कंफर्ट को लेके, कि गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग और कंफर्ट कैसा है। तो पहले मैं कंफर्ट की बात करता हूँ। तो कंफर्ट इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। वैगन आर हमेशा से कंफर्टेबल गाड़ी रही है, टॉल बॉय डिज़ाइन है, काफ़ी स्पेशियस है, सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, कंफर्टेबल हैं और अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है इस गाड़ी में। तो वहाँ पे गाड़ी एक 10/10 है, मतलब स्पेस में कोई आपको कंप्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। सस्पेंशन सेटअप इस गाड़ी का सॉफ्ट साइड पे है। तो शहर में जो आपको बम्प्स फील होते हैं वो बम्प्स जो शहर में होते हैं, पॉट होल्स वगैरह उतने ज़्यादा फील नहीं होंगे आपको और काफ़ी स्मूथ और कंफर्टेबल राइड आपको ये गाड़ी शहर में प्रोवाइड करेगी। बाकी जब आप हाईवे पे होते हो, हाई स्पीड पे होते हो, तो चूँकि सस्पेंशन सॉफ्ट है और गाड़ी की हाइट भी ज़्यादा है तो बॉडी रोल आपको ज़रूर फील होगा इस गाड़ी में। 60-70 तक गाड़ी काफ़ी स्टेबल चलती है। उसके बाद आपको अंडुलेशंस जो रोड पे आती हैं उसमें गाड़ी काफ़ी ऊपर नीचे होती है, तो वो वहाँ पे आपको फ़ील होगा कि गाड़ी का जो हैंडलिंग पार्ट है वो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़्ड है। और कॉर्नरिंग करने पे या फिर थोड़ा-सा जो ट्विस्टिंग रोड्स होती हैं उस पे बॉडी रोल भी फ़ील होगा आपको, क्योंकि सस्पेंशन सॉफ्ट है और गाड़ी टॉल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ज़्यादा है, तो बॉडी रोल फ़ील होगा, नो डाउट अबाउट इट। तो ये एक चीज़ है, राइड एंड हैंडलिंग कंफर्टेबल गाड़ी है, सस्पेंशन इस गाड़ी का सॉफ्ट है, बट थोड़ा-सा जब आप एग्रेसिवली या फिर थोड़ा-सा तेज़ चलाते हो गाड़ी को तो ज़रूर आपको फ़ील होता है कि हाँ, ये गाड़ी हैंडलिंग डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा ऑफ़र नहीं करती है। तो ये हो गया राइड हैंडलिंग और कंफर्ट की बात। अब बात करते हैं फ़ीचर्स की। तो फ़ीचर्स इस गाड़ी में आपको बेयर बेसिक, बेयर मिनिमम मिलते हैं। 6,26,000 की ये गाड़ी है, एलएक्सआई ऑप्शनल है ये। जो सीएनजी में टॉप मॉडल आता है वैगन आर का वो है ये। और उसके बाद भी इस गाड़ी में आपको सिर्फ बेसिक क्रीचर कंफर्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि पावर स्टीयरिंग मिल गई आपको, एसी मिल गया आपको, फ्रंट की विंडोज़ के लिए पावर विंडो, फ्रंट में आपको पावर विंडोज़ वगैरह मिल जाती हैं। तो फीचर्स लैक करती है। इनफैक्ट आपको की में भी कोई भी रिमोट लॉकिंग और अनलॉकिंग का फीचर नहीं मिलता है, आपको वो अलग से बाहर से लगवाना पड़ेगा, आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको स्टील रिम्स मिलते हैं और स्टील रिम्स में भी आपको कवर भी आपको एज एसेसरी का ऑप्शन मिलता है। तो फीचर्स में गाड़ी ज़रूर लैक करती है। एलएक्सआई और एलएक्सआई ऑप्शनल 2 मॉडल आते हैं और एलएक्सआई और एलएक्सआई ऑप्शन में यही फ़र्क है कि आपको एलएक्सआई में सिंगल एयरबैग मिलता है और एलएक्सआई ऑप्शनल में आपको डबल एयरबैग्स मिलते हैं, बस दैट्स इट। कोई भी एक्सआई अवेलेबल नहीं है जिसमें आप और पैसे दे के और ज़्यादा फीचर्स ले सको। तो फीचर्स में लैक करती है, थोड़े और फीचर्स मारुति को इस गाड़ी में ज़रूर डालने चाहिए। तो हाँ, ये एक चीज़ कमी हमें फ़ील हुई। अब इसके बाद अब बात कर लेते हैं माइलेज की। तो माइलेज इस गाड़ी का 2 तरह का है, ऑब्वियसली 2 तरह के फ्यूल ऑप्शंस हैं, तो 2 तरह का माइलेज इस गाड़ी से मिलता है आपको। पहले बात करते हैं पेट्रोल की। तो पेट्रोल पे ये गाड़ी जो माइलेज देती है वो शहर में कहीं न कहीं 13 से 15 के बीच का माइलेज मिलता है आपको। अगर बहुत ही बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है और फुल्ली लोडेड है गाड़ी और 1 आध घंटे वाला ट्रैफिक है तो वहाँ पे फिर आपको ये गाड़ी 13-13 तक का माइलेज दे देती है। और अगर नॉर्मल ट्रैफिक है और नॉर्मल रेड लाइट पे स्टॉप्स वगैरह हैं आपके तो 15 तक का माइलेज शहर में मिल जाता है आपको पेट्रोल पे। और हाईवेज़ पे अगर आप फ्यूल एफिशिएंट तरीके से गाड़ी चलाते हो और कंट्रोल तरीके से गाड़ी चलाते हो तो 20 तक का माइलेज भी इस गाड़ी से निकल जाता है पेट्रोल पे।
तो अगर ओवरऑल साइकिल की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको 14-15 का माइलेज आप इस गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हो ओवरऑल साइकिल में, जब आपकी रनिंग मैक्सिमम शहर में हो और थोड़ा बहुत आप शहर से बाहर जाते हो तो 14-15 तक का माइलेज आप पेट्रोल पे निकाल सकते हो। जो मेन टॉकिंग पॉइंट है इस गाड़ी का वो है सीएनजी। अब सीएनजी पे क्या माइलेज निकलता है, तो सीएनजी पे कंपनी क्लेम करती है 32 किलोमीटर्स पर केजी का, और पेट्रोल पे तो खैर 20.79 या 21.79 किलोमीटर्स का क्लेम करती है। तो सीएनजी पे जो कंपनी क्लेम करती है वो 32.5 के आसपास का माइलेज क्लेम करती है पर किलोग्राम पे। बट इसमें आपको काफ़ी वेरिंग माइलेज मिलेगा। मतलब अगेन अगर मैं बात करूँ बम्पर से बम्पर ट्रैफिक में, बहुत ट्रैफिक है और गाड़ी घंटे भर खड़ी ही है ट्रैफिक में, सबसे कम माइलेज जो हमें इस गाड़ी से सीएनजी में मिला है वो 20 का मिला है। और नॉर्मल डेज़ में जब आप नॉर्मल ट्रैफिक के थ्रू जाते हो और नॉर्मल सिटी में कम्यूट करते हो तो आपको 25 तक का ये माइलेज निकाल देती है सिटी में। और जब आप सीएनजी पे हाईवेज़ पे जाते हो तो वहाँ पे 27-28 तक का माइलेज ये गाड़ी सीएनजी पे निकाल देती है। मतलब ये मैक्सिमम हमने अचीव किया है। तो अगर ओवरऑल साइकिल की बात करें या फिर एक एवरेज फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो कहीं ना कहीं 24 के आसपास का माइलेज अक्सर इस गाड़ी का निकल के आता है सिटी में यूज़ करने में। तो पेट्रोल पे कहीं 15 मान लो आप, और सीएनजी पे आप इसको 24 का माइलेज निकाल लो। और मैं जो ये फिगर्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, जैसे पेट्रोल पे 15 किलोमीटर्स का एक एवरेज फ्यूल इकॉनमी मैं शेयर कर रहा हूँ और 24 किलोमीटर्स का पर किलोग्राम सीएनजी पे जो शेयर कर रहा हूँ, वो उस सिनेरियो में है जब आपकी गाड़ी की रनिंग मैक्सिमम 85-90% शहर के अंदर होती है। ऑब्वियसली जब हाईवे से ज़्यादा रन करोगे तो फ्यूल इकॉनमी, जो एवरेज फ्यूल इकॉनमी, वो बढ़ेगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये गाड़ी मेरे फादर शहर के अंदर ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैं मेरे फिगर्स उसी हिसाब से हैं और मेरा जो रनिंग कॉस्ट है वो भी उसी हिसाब से निकल के आ रहा है। तो अब जब हम उन फिगर्स के साथ फ्यूल प्राइजेस को इंक्लूड करते हैं, फ्यूल प्राइजेस को पिक्चर में लेके आते हैं, तो फिर आपको एग्जैक्ट इस गाड़ी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता चलेगा जो इस गाड़ी की बाकी सारी जो कमियां हैं उनको कंपनसेट कर देता है। अब अगर मैं हिसाब लगाऊं सीएनजी का, तो सीएनजी पे अगर ये 24 का माइलेज दे रही है और मेरे शहर में सीएनजी 64 या 65 रुपीज़ पर किलोग्राम के आसपास चल रहा है, तो कहीं ना कहीं 2 रुपये 70 पैसे का रनिंग कॉस्ट आता है सीएनजी पे। अब उसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ 3 रुपये पे। अब मैं उसको राउंड ऑफ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी ये गाड़ी स्टार्ट होती है तो 20 सेकंड ये पेट्रोल पे ही चलती है। जब भी जितनी बार भी आप गाड़ी बंद करके स्टार्ट करोगे तो गाड़ी स्टार्ट पेट्रोल पे होगी एंड देन 20 सेकंड बाद गाड़ी सीएनजी पे स्विच करती है। तो उस एक्सपेंस को भी मैं अगर इंक्लूड कर दूँ तो मैं कहीं ना कहीं एक एवरेज अप्रॉक्स फिगर 3 रुपये की लेके चल रहा हूँ। तो 3 रुपये का खर्चा इस गाड़ी पे पर किलोमीटर आता है सीएनजी पे। अब अगर वही चीज़ मैं पेट्रोल में निकालूं, तो पेट्रोल में अगर कोई ऐसी गाड़ी आप लेते हो, छोटी गाड़ी लेते हो आप, जो शहर में जिससे आप ज़्यादा चलते हो, तो जो एवरेज फ्यूल इकॉनमी निकल के आती है वो किसी भी गाड़ी की 14 to 15 निकल के आती है। 15 इन द गुड केस जब आपका ट्रैफिक शहर में बहुत कम है और नॉर्मल ट्रैफिक है, और कहीं कहीं 12-13 का माइलेज भी निकल के आता है जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है और गाड़ी काफ़ी देर तक ट्रैफिक में फंसी रहती है। तो और यही रियलिस्टिक फिगर है। 14 तक का एक एवरेज फिगर आपको किसी भी गाड़ी से मिलेगा, कोई कुछ ना कुछ भी कह ले, बट रियलिस्टिक फिगर जो होता है शहर में, मैं एमआईडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो टैंक टू टैंक या फिर जो एक्चुअल माइलेज आपको मिलता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो 14 तक का माइलेज आप एक रफली एस्टिमेट कर लो कि इस सेगमेंट की, इस साइज़ की कोई भी गाड़ी जो 5 सीटर हैचबैक टाइप की गाड़ी है वो पेट्रोल पर 14 तक का माइलेज देगी अगर आपके सिटी में अच्छा खासा ट्रैफिक है। तो उस हिसाब से अगर 14 का माइलेज मैं किसी एक और पेट्रोल गाड़ी का मानूँ और उसको अपने शहर के या फिर अपने लोकल एरिया के पेट्रोल प्राइजेस से कैलकुलेट करूँ, तो मेरे यहाँ जो गोरखपुर में पेट्रोल प्राइस है वो 98.77 चल रहा है करेंटली। तो 14 रुपीज़ के हिसाब से जो पेट्रोल पे रनिंग कॉस्ट आया वो आया 7 रुपये का। और कहाँ सीएनजी पे जो रनिंग कॉस्ट आ रहा है गोरखपुर में, जहाँ पे सीएनजी 65 का है, वहाँ पे आ रहा है क्लोज टू 3 रुपीज़ राउंड ऑफ करने के बाद। तो पर किलोमीटर अगर आप देखो तो 4 रुपये का फ़र्क है गोरखपुर में। अगर इसी चीज़ को मैं राजस्थान में कैलकुलेट करूँ जहाँ पेट्रोल 112 रुपये लीटर है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रनिंग कॉस्ट आपकी क्लोज टू 8 या 8 से थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो वहाँ पे तो डिफरेंस पर किलोमीटर या फिर पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट का वो 5 का हो जाएगा। बट फिलहाल अभी मैं अपनी ही शहर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे सीएनजी में आपको 3 रुपये पर किलोमीटर का खर्चा आएगा इस गाड़ी के साथ। और वहीं अगर आप कोई पेट्रोल गाड़ी लेते हो जिसमें आप पेट्रोल पे गाड़ी चलाते हो, तो वहाँ पे आपको 7 रुपये का खर्चा आएगा। तो जो 1 किलोमीटर पे जो प्राइस डिफरेंस है या फिर जो एक्सपेंस का डिफरेंस है वो 4 रुपये के आसपास का है। तो क्या कोई ऐसा इंसान, जैसे कि सपोज कोई मेरे फादर जैसा इंसान जो हफ्ते में या फिर जो दिन में 50 किलोमीटर गाड़ी रन करता है, तो वो पर डे फ्यूल पे सेव करेगा 200 रुपये, महीने में 6,000 और साल में 72,000 रुपये।
तो उस फिगर को अगर हम ध्यान में रखें, और जो लोग ज़्यादा चलते हैं, जो लोग और ज़्यादा रन करते हैं, जिनकी रनिंग पर डे की 100 किलोमीटर के आसपास है, उनके लिए वो फिगर और बड़ा हो जाएगा। तो कीपिंग इन माइंड, आप साल के 72,000 सेव कर रहे हो, और अगर आप इस गाड़ी को लेते हो और एक्सटेंडेड वारंटी के साथ लेते हो जो कि 5 साल और 1 लाख किलोमीटर तक की आती है, तो उसके साथ तो आप 5 साल में 3,60,000 रुपये तो आप सिर्फ फ्यूल के बचा लोगे, और दूसरी गाड़ी मारुति की है तो रिसेल वैल्यू भी दमदार मिल जाएगी आपको। तो ये गाड़ी इन टर्म्स ऑफ रनिंग कॉस्ट तो विन विन सिचुएशन है, और इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है। अगर रनिंग कॉस्ट को हम बात को अगर कंसिडरेशन में लें तो कोई तोड़ नहीं है। थोड़े जो छोटे मोटे जो फीचर्स में कमी है और जो थोड़ा सेफ्टी वेफ्टी की कमी है, वो सब चीज़ें थोड़ी सी कॉम्पनसेट हो जाती हैं इस फैक्ट के साथ। और अगर आपका जो मोटिव है, और अगर आपका जो प्राइम मोटिव है गाड़ी लेने का, वो फ्यूल एफिशिएंसी या फिर लो रनिंग कॉस्ट है, तो वहाँ पे तो इस गाड़ी का कोई टक्कर ही नहीं है। तो ये एक चीज़ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अब अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी पे जो मेरा एक्सपेंस हुआ है, जो हमारा एक्सपेंस हुआ है इस गाड़ी पे अब तक रनिंग पे, जो 11,454 किलोमीटर मैंने आपको दिखाया है, उसमें अगर मैं मान के चलूँ कि 95% टाइम ये गाड़ी सीएनजी पे ही चली है, और बाकी के 5% टाइम में पेट्रोल पे चली है, जब इसका थोड़ा बहुत कहीं हाईवे वगैरह पे निकली, या फिर फ्यूल एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए जो हमने चलाया होगा थोड़ा बहुत, वही पेट्रोल पे चली है। बाकी गाड़ी सिर्फ स्टार्ट ही पेट्रोल पे होती है। चूँकि मेरे फादर सिंगल या फिर डबल ही ट्रैवल करते हैं, तो उन्हें कोई खास पावर की ज़रूरत होती नहीं है, तो वो अपना सीएनजी पे ही गाड़ी मैक्सिमम टाइम पे रन करते हैं। तो कीपिंग इन माइंड दीज फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर अगर हम दिमाग में रखें, और 11,454 किलोमीटर का अगर 95% ये गाड़ी सीएनजी पे चली है, तो कल मैंने कैलकुलेशन किया सिर्फ इस वीडियो के लिए, और मैं कैलकुलेशन कर रहा था आप लोग को बताने के लिए, और कहीं ना कहीं मैं ही शॉक हो गया कि हमने 11,454 किलोमीटर जब इस गाड़ी को चलाया है, तो जो हमारा अप्रॉक्सीमेटली फ्यूल का खर्चा आया है पेट्रोल और सीएनजी मिला के, वो 33,400 रुपये के आसपास का आया, 33,400 रुपीज़ के आसपास का आया है। अब 10 महीने में कोई पेट्रोल गाड़ी में चलाता है 11,400 किलोमीटर, तो 80,000 रुपये के आसपास का खर्चा आता फ्यूल का, अगर मैं 14 का माइलेज लेके चलता, कीपिंग इन माइंड कि गाड़ी शहर में ज़्यादा चल रही है। तो कहाँ 33,400 रुपये, 33,400 रुपीज़, और कहाँ 80,000 रुपीज़, क्लोज टू 46,000 का फ़र्क है। फिर मेरे फादर ने सेव किए इस गाड़ी पे 46,000 रुपीज़ 10 महीने में 11,454 किलोमीटर पे। और ऐसे ही जो लोग की रनिंग और ज़्यादा होगी, जो लोग और ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, वो और ज़्यादा सेव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्यूल के कॉस्ट में, या फिर जो फ्यूल या फिर रनिंग कॉस्ट पे जो हमारा खर्चा हुआ है, वो 33,400 रुपये का। अब बात कर लें अगर इस गाड़ी के मेंटेनेंस की, तो उस गाड़ी की 3 सर्विसेज हो चुकी हैं। पहली आपकी 2 सर्विसेज, जो स्टार्टिंग की 2 होती हैं, वो सर्विसेज क्या होती हैं, वो तो जनरल इंस्पेक्शन होता है, और उसमें 200 रुपये का खर्चा आता है। जो गाड़ी की वॉशिंग वगैरह होती है, वो गाड़ी चेकअप वगैरह करते हैं, तो उसमें 200 रुपये का खर्चा आया। और जो तीसरी मेजर सर्विस हुई है 10,000 किलोमीटर पे, उस पर आया आपका 2,600 रुपये का खर्चा। तो टोटल जो मेंटेनेंस पे खर्चा आया है, वो आया 4,000 रुपये का। तो अब मैं अगर पूरा समअप करूँ चीज़ों को, तो 33,400 प्लस 4,000, 33,400 प्लस 4,000, 37,400 टोटल खर्चा है इस गाड़ी को 11,500 किलोमीटर चलाने का, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और अपना जो जिस वजह से ये गाड़ी हम यूज़ करते हैं, उस चीज़ को ये काफ़ी अच्छे तरीके से जस्टिफाई करती है। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही चीप है। इनफैक्ट अगर आप 3 रुपये रनिंग किलोमीटर, 3 रुपये किलोमीटर का चार्ज, पर किलोमीटर का चार्ज अगर आप मांगे चलते हो, तो जो आपकी प्रीमियम बाइक्स होती हैं, जो कि आपकी 350 सीसी या 400 सीसी से ऊपर की बाइक्स होती है, उनका इतना कम नहीं होता है पेट्रोल पे। तो आप एक प्रीमियम बाइक के कॉस्ट में, एक रनिंग कॉस्ट में आप एक कार चला रहे हो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मेरे ख्याल से यही वजह भी है कि कंपनियां, चाहे वो टाटा हो गई, चाहे वो हिंडई हो गई, चाहे मारुति होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों में अपने सीएनजी के ऑप्शंस देने के मूड में है, और प्रोसेस में भी है। आगे आने वाले टाइम में, आने वाले 1 आध साल में आपको अचानक से ये चीज़ दिखेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों के मॉडल में सीएनजी ऑप्शन आने लग जाएंगे, और फ्यूल पम्प्स का जो सीएनजी के जो रिफिलिंग स्टेशन होते हैं, उनका भी नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। जब हमने ये गाड़ी ली थी, तो हमारे शहर में 4 या 5 ऐसे स्टेशंस थे जहाँ पे जहाँ पे सीएनजी मिला करता था, और टोरेंट कंपनी थी जो जिसके थ्रू ये सीएनजी रिफिलिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाते थे। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पूरे एरिया में 12 सीएनजी सेंटर्स हैं, और मैंने कंपनी ऑफिशियल से बात की थी, उनका प्लान है 18 करने का। और ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि इन गाड़ियों की डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, और ये एक सेंसिबल ऑप्शन भी होगा। अगर आपके पास आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिससे आप शहर में रनिंग आपकी मैक्सिमम है, और आप डेली कम्यूट करते हो और ज़्यादा कम्यूट करते हो, आपको ऐसी कोई गाड़ी चाहिए,
तो और आपको फ्यूल कॉस्ट या फिर रनिंग कॉस्ट कम रखना है आपको, तो सीएनजी इज़ द मोस्ट परफेक्ट ऑप्शन, कीपिंग इन माइंड कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर जो हैं अभी वो काफ़ी महंगी हैं। तो उस केस में ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन बनाती है ये गाड़ी अपने लिए। और अगर आप इस गाड़ी को लेने का सोच रहे हो और आपका प्राइम जो मोटिव है और आपका जो प्राइम रिक्वायरमेंट है, प्रायोरिटी है, वो फ्यूल एफिशिएंसी के साथ साथ लो रनिंग कॉस्ट है, तो आप इस गाड़ी पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ ये भी क्लियर है कि इस गाड़ी में आपको सेफ्टी उतनी नहीं मिलेगी, मारुति की गाड़ी है तो उतनी सेफ्टी नहीं मिलेगी, बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। बाकी सारी चीज़ें आपकी कंफर्ट हो गया, आपका लो रनिंग कॉस्ट हो गया, आपका ठीक ठाक सा ड्राइव एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको, तो उस हिसाब से ये गाड़ी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप अगर चाहो तो ये गाड़ी बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज़, और ये एक कंप्लीट डिटेल्ड ओनरशिप एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर कर दिया और मैंने कोशिश की कि मैं सारे क्वेश्चंस आपके आंसर कर दूं इस वीडियो में। बाकी प्रोज़ एंड कॉन्स अगर मैं बताऊं इस गाड़ी की, तो प्रोज़ मैं मेरे ख्याल से मैं बहुत ही एविडेंटली इस वीडियो में कवर कर चुका हूं। जैसे लो रनिंग कॉस्ट है, गाड़ी कंफर्टेबल है, और मारुति की गाड़ी है तो एक पीस ऑफ माइंड भी रहता है दिमाग में। यू कांट गो रॉन्ग विद मारुति इन टर्म्स ऑफ सर्विस और रीसेल वैल्यू, और स्पेस अच्छा है गाड़ी में। तो और सबसे बड़ा जो प्राइम फैक्टर इस गाड़ी का, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस गाड़ी का है, वो है आपका लो रनिंग कॉस्ट। अब अगर नेगेटिव्स की बात की जाए तो पहला नेगेटिव जो मेरे हिसाब से होगा वो इस गाड़ी की लैक ऑफ फीचर्स। फीचर्स बहुत कम है इस गाड़ी में, फीचर्स का मारुति को और देने चाहिए, या फिर एक अपर वर्जन या फिर एक और मॉडल रिलीज़ कर दे वैगन आर का, जिसमें और थोड़े फीचर्स ऐड कर दे। इसमें सारे विंडोज़ में पावर विंडो मिल जाए, IRVM एटलीस्ट कम से कम उसमें एडजस्टमेंट का वो मिल जाए, शीशा गिरा के बार बार एडजस्ट ना करना पड़े। तो फीचर्स कम है, ये एक कमी है। और तीसरी कमी आपको मालूम है, बिल्ड क्वालिटी मारुति की हर गाड़ी के साथ है, वो इसके साथ ही सिर्फ अकेले नहीं है, वो मारुति की हर गाड़ी के साथ है। जो इनकी बेस्ट सेलिंग कार्स हैं उनमें भी ये दिक्कत है। तो बिल्ड क्वालिटी तो मारुति को बिल्कुल इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर हो और आप एक तरीके से कह सकते हो मोनोपोली है आपकी मार्केट में, तो आप जो रास्ता बनाओगे बाकी कंपनीज भी वही रास्ता फॉलो करेंगी। तो तीसरा जो कमी मुझे फील हुई इस गाड़ी की वो है सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी। थोड़ा सा सेफ्टी को लेके कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर है। और चौथा एक जो मुझे कमी लगती है इस गाड़ी की, जो कि इस गाड़ी को थोड़ा सा हाईवे रन पे या फिर जो आप कंप्लीट फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो उसमें इस गाड़ी को थोड़ा सा पीछे कर देती है, वो है इस गाड़ी की बूट कैपेसिटी। अब चूँकि बूट में आपका CNG सिलेंडर है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है। इतनी ही जगह बचती है कि आप छोटा सा बैग बीच में डाल सको, या फिर कुछ एक थोड़े छोटे मोटे बैग डाल पाओगे। पर उसके लिए भी क्या कर सकते हैं कि CNG सिलेंडर भी फिट इन करना ही करना है, तो और CNG सिलेंडर है तो जगह कहाँ ही मिलेगी। बट हाँ, वो भी एक नेगेटिव है इस गाड़ी का, और इसी वजह से ये गाड़ी उतनी ज़्यादा हम हाईवे पे लेके नहीं निकलते हैं। अपनी दूसरी गाड़ी लेके निकलते हैं हाईवे पे, जब हमको एक लंबे टूर पे जाना होता है या फिर 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना होता है, तो दूसरी गाड़ी लेके निकलते हैं, क्योंकि लगेज की दिक्कत भी इस गाड़ी में आती है कहीं ना कहीं। तो ये प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपसे साथ शेयर कर दिया। अब आप अपने हिसाब से देख लो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और अगर आप जो इस गाड़ी के पॉजिटिव्स हैं अगर वही आपकी रिक्वायरमेंट है, और जो इस गाड़ी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वही आपकी रिक्वायरमेंट, तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। ये गाड़ी आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही गाइज़। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कुछ चीज़ें अगर अभी भी रह गई हैं जो आपको जानना है इस गाड़ी के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ज़रूर बताएं कि वीडियो को कैसी लगी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जब मैं कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत जो गलतियाँ होंगी उसके लिए सॉरी। और टाइम के साथ चीज़ें सही हो जाएंगी। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें, और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।